Good morning, class 7th. I welcome you all to our online classes. Today we will read chapter number 18. आज हम chapter number 18 को read करेंगे जिसका नेम है गिल्लू। और ये गिल्लू वाली स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा। Okay, you open your book at page number 60. देखिए, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे गमले की चारों ओर चोंचों से छुआबल जैसा खेल खेल रहे थे। मतलब जैसे छुपन छुपाई वाला गेम आता है ना, वैसे। तो लेखिका क्या बता रही है कि एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर उन्होंने देखा तो क्या हो रहा था, एक गमले के आसपास दो कौवे छुपन छुपाई जैसा गेम खेल रहे थे। निकट जाकर देखा, मतलब पास में जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। क्या सोचा लेखिका ने कि छोटा सा गिलहरी का बच्चा है, हो सकता है ये घोंसले से नीचे गिर गया हो। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, मतलब आसानी से मिल जाने वाला भोजन उसमें, देखिए वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। मतलब गमले के पास एकदम चिपक के चिपका हुआ था वो। सबने कहा कौवे की चोंचों का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सबने क्या बताया कि गिलहरी के बच्चे के कौवे ने चोंचे लगा दिए और उससे जो घाव होता है वो आसानी से बढ़ता नहीं है और ये गिलहरी का बच्चा अब बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे होले से मतलब धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिल का मरहम लगाया। रक्त पोंछकर मतलब खून पोंछकर उस पर मरहम लगाया। देखिए रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कि उन्होंने क्या किया, रुई की एक वो बनाई बिल्कुल पतली सी बाती जैसी है ना, और दूध में डुबो के उसके मुंह में कुछ दूध की बूंदें डालना चाहिए, परंतु बूंदें क्या दोनों ओर से लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। मतलब काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद उसके मुंह में पानी की एक बूंद डाली जा सकी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोहे, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी कि वो इतना अच्छा हो गया। उसकी देखो गिलहरी आपने देखी होगी, उसके झब्बेदार पूंछ होती है, मतलब एक रुएं जैसी पूंछ होती है ना, और उसकी आंखों में चंचलता भरी हुई होती है। तो जो भी उसे देखता है एकदम आश्चर्यचकित हो जाता था। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। क्या नाम रखा लेखिका ने उसका? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। कौन सा? उन्होंने क्या किया, फूलों की जो डलिया होती है उसे तार से ऊपर खिड़की के यहाँ पे लटका दिया और उसको उसके अंदर रुई बिछाकर गिल्लू का घर बना दिया। वह स्वयं हिला कर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी, मतलब इतनी तेज़ी से इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। और देखिए उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कि वो ऊपर नीचे वो पर्दे पर करता रहता था जब तक कि लेखिका उसको पकड़ने के लिए नहीं जाती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि
उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के अंदर बंद रहता। लघुगात मतलब छोटा सा शरीर, सारा लिफाफे के अंदर रहता था, सिर्फ 2 पंजे और उसके सिर को छोड़ के। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। मतलब वो देखता रहता था कि लेखिका क्या कर रही है। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। मतलब अगर उसको काजू और बिस्किट मिल जाते थे ना तो लिफाफे में उसको खाने लग जाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त कर देना आवश्यक है। मुक्त मतलब इसको आज़ाद कर देना चाहिए। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मतलब उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो अब आज़ाद है। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागजों पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैरों से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। मतलब लेखिका के सिर से पैर और पैर से सिर तक कपड़ों को पकड़ के ऊपर नीचे होने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मतलब रोज़ाना का यही क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह मतलब रास्ते से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आया। मतलब ऐसा लेखिका को याद नहीं आया। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। मतलब काजू उसको खाने में सबसे ज़्यादा फेवरेट था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब लेखिका का एक्सीडेंट हो गया तो उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है, मतलब पता चलता है कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। सर्वथा नया उपाय मतलब एकदम से नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरी के जीवन की अवधि
2 वर्ष से अधिक नहीं होती। मतलब गिलहरियों का जीवन काल कितना होता है? 2 वर्ष। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। मतलब जब गिल्लू बचपन में मरने जैसा हो रहा था, जब उसने जिस उंगली को पकड़ा था उसी उंगली को उसने उस दिन पकड़ा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, किसने? लेखिका ने, और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण मतलब सवेरे की पहली रोशनी के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। मतलब गिल्लू का जीवन समाप्त हो गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू रीड इट and write Shabdat of chapter number 18 in your notebook. Thank you and have a nice day.